आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है और जिन बड़ी खबरों पर आपके लिए आज माइक ऑन कर रही हूं, एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कौन से 7 अपील की है और उन 7 अपील में क्या 7 संदेश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 7 संदेश के चलते विपक्ष कैसे हमलावर है। आज आपको बताऊंगी कि आने वाले 1 साल में प्रधानमंत्री ने क्या क्या अपील की है और क्या देश उन्हें सुन रहा है। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि क्या ताबड़तोड़ एक्शन में है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि आते ही सरकार ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। वो फैसले कौन से हैं और इन फैसलों के चलते पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा कैसे बदलने वाली है, आज ये भी आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी कि आखिर जय सोमनाथ भव्य, अलौकिक और विराट 75 साल सोमनाथ के जीर्णोद्धार के हो गए, लेकिन इन 75 सालों में कैसा सफर देखा और सदियों पुराने दंश किस तरह से सोमनाथ ने झेले, लेकिन सोमनाथ बने रहे। आज ये भी आपको दिखाऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाकर किस तरह से आज पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर होंगी। और इसी के साथ आज आपको बताऊंगी क्या ओवैसी में लादेन दिखते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने यह बड़ा आरोप एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी पर लगा दिया है कि ओवैसी ने पलटवार किया है। आज यह खबर भी आपको दिखाऊंगी, नितेश राणे का वो बयान और असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, देश सुन रहा है। पीएम मोदी की देश से 7 बड़ी अपील। क्या शादी में अब लोग नहीं खरीदेंगे सोना? विदेश नहीं, अब देश में ही करेंगे यात्रा। ये आर्थिक इमरजेंसी या आर्थिक राष्ट्रवाद? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 7 अपील की। ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए की है और इन परिस्थितियों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कुछ खास अपील करते हुए कहा है कि ये 7 अपील अगर वो मान ले तो देश की व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने में वो मददगार होंगे। आपको सबसे पहले बताती हूं कि वो 7 अपील क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की, 1 साल तक सोने के गहने न खरीदने की अपील की। शादी हो तब भी सोने के गहने आप न खरीदें। पीएम ने कहा है कि पहले युद्ध के समय लोग देश को सोना दान करते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, बस सोना मत खरीदिए, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने दूसरी अपील क्या की, पेट्रोल और डीजल कम खर्च करें, संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, छोटी दूरी के लिए ईवी में चलें, कारपूल करें। यह भी कहा कि विदेश यात्रा टालने की अपील उन्होंने की, बहुत जरूरी ना हो तो विदेश न जाएं, विदेश यात्रा पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इससे आप बचिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री की एक और अपील क्या थी, पीएम ने खाने की बर्बादी रोकने की अपील की है। थाली में जरूरत के मुताबिक खाना लें, बर्बाद ना करें, मेड इन इंडिया लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, यह भी एक अपील की। देसी सामान खरीदने से देश के उद्योग को फायदा होगा। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशभक्ति चुनौती दे रही है, चुनौती स्वीकार करके विदेशी मुद्रा को बचाएं। अब प्रधानमंत्री की इस अपील पर पलटवार हो रहा है। प्रधानमंत्री की इस अपील पर जनता क्या कह रही है मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से क्या अपील की। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है
तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा कि सोना 1 साल तक मत खरीदे? अब इस पर बहुत से राजनीतिक प्रहार हो रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक प्रहार भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर आप सोना नहीं खरीदते हैं तो उससे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने की अपील इसलिए की क्योंकि सोने की खरीद अगर रुकी तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। भारत अपना ज्यादातर सोना आयात करता है। सरकार, व्यापारी दूसरे देशों से सोना खरीदते हैं। अब डॉलर और अन्य विदेशी मुद्रा में इसका भुगतान होता है। सोना अगर आप नहीं खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा देश में ही रहेगी। आप देश का डॉलर बाहर जाने से बचाएंगे, यानी कि जो फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा है, वो बाहर नहीं जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार कम नहीं होगा। सोने का आयात कम हुआ तो डॉलर की मांग कम होती है। इसमें भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होता है। सोना कम खरीदने से व्यापार घाटा कम होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। गोल्ड की जगह आप एफडी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाया जा सकता है। इससे देश की उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है। अब सोचिए कि भारत में हर साल लगभग 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस भारी मांग का 90% से अधिक हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है और इसके लिए हर साल लगभग 3,60,000 करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इस कारोबार पर पीएम की अपील का असर दिख सकता है। अब सोना कारोबारी लेकिन परेशान है। सोना अगर नहीं खरीदेंगे लोग तो सबसे ज्यादा घाटा तो उन्हीं का होगा। तो सोना कारोबारियों को सबसे पहले सुन लीजिए, जब पीएम ने यह अपील की तो ये सोना कारोबारी क्या कह रहे हैं। कारीगर हैं, यहाँ के शिल्पकार हैं, यहाँ के अच्छे वो हैं, उसी से तो बहुत लोगों को रोजगार भी लगा है। सोना ना खरीदो तो लोगों पे इस चीज का गलत असर ही पड़ा कि सोना खरीदो ही ना भाई। तो उन शिल्पकारों का, उन सुनारों का, जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनका क्या होगा? सराफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा, इसका दिशा निर्देश जारी करे। सोना नहीं बेचेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या, उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे, और उसके साथ जुड़े वो लोग और सब चीजें, और बैंक की जो किस्तें वो देते हैं, जो लोन ले रखा है, वो सब कैसे जाएगा। अब आपने सुना कि देश में जो सोना बेचने वाले जो ज्वेलर्स हैं वो यकीनन इस अपील से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सोना अगर नहीं खरीदेंगे तो उनका काम धंधा ठप हो जाएगा। लेकिन सोना अगर आप नहीं खरीदेंगे तो पैसा कितना बचेगा, जरा ये भी समझिए। सोना आयात पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 2024-25 में 4,89,000 करोड़ रुपए का सोना आयात हुआ था। 2025-26 में 6,40,000 करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट हुआ था। यानी एक साल के अंदर 1,71,000 करोड़ का इंपोर्ट बढ़ गया सोने का। अब डिमांड ऐसे ही अगर बढ़ती रही और अगर पिछले साल के हिसाब से डिमांड बढ़ी तो 2026-27 में 8,23,000 करोड़ रुपए का आयात करना पड़ेगा सोने का। 2026-27 में सोना आयात अगर नहीं करेंगे, अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी, लोग नहीं खरीदेंगे तो नहीं आयात होगा, तो 8,23,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो इसीलिए जो अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, उससे देश में आर्थिक मजबूती रहेगी, वो भी इसीलिए कर रहे हैं। अब पीएम मोदी की अपील पर जो आम लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अपील ये है कि विदेश यात्रा भी मत करिए, अपील ये भी की गई है कि तेल बचाइए, कारपूल कीजिए और सोना मत खरीदिए। आम जनता को क्या लग रहा है, सुनिए जरा। जैसे एक नेता कहीं भी जाता है तो उसके साथ 20 गाड़ियां बड़े आराम से चलती हैं, उनमें पेट्रोल नहीं लगता क्या?
कोई भी मंत्री कहीं भी जाएगा, कमांडो साथ होंगे, बिला वजह का पेट्रोल का फिजूल खर्ची, पहले अपने खर्चे रोक लें। अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की खराब हो रही है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी तक हम सक्षम हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सारी विश्व में हल्ला हंगामा है और हम शांति में जी रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर होता चला जा रहा है, तो ये भी एक कारण है कि सब मजबूती आएगी, अपना गुल्लक अपने पास रहे। तो उस महंगाई से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सही अपील की है, जो वास्तव में सही बात है कि हम सब लोगों को आगामी आने वाले खतरे को देखते हुए या युद्ध लंबा ना चल जाए उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों को इन खर्चों में अपनी कटौती करनी चाहिए। स्थिति गंभीर बनी हुई है देश को लेके। अब एक दूसरी कंट्रियों में युद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब अपने भारत पे भी असर इस चीज़ का पड़ रहा है। लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जान भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ सिर्फ जनता के लिए यही चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए रूल को। जितने मंत्री को जितनी ज़रूरत है काटने की, उतनी गाड़ी ज़रूरत उनके साथ चले, बाकी जो 3-3 4-4 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलती है वो भी हटाई जाएँ। विदेश यात्रा भी सारे अमीर लोग ही कर रहे हैं, गरीब लोगों के बस की विदेश यात्रा करनी है। सारे अमीर लोग यात्रा करे हैं, तो अमीरों पे लगाम लगाओ ना, इन पे लगाम लगाओ। ये बयान तो ठीक है, मगर जिसको खरीदना है, शादी हो कुछ भी हो, तो फंक्शंस में खरीदना है तो वो तो खरीदेगा, उसकी तो नीड है। ये नहीं लगता है कि हम लेडीज जो हैं हम लोग कुछ भी कम करने वाली हैं। आई मीन इफ़ वी हैव टू बाय वी विल बाय, आई थिंक सो। एंड कुछ हद तक हाँ लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। सिचुएशन ऐसी है जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें अलार्म की जरूरत होती है, ऐसे ही आम आदमी को देश के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो मोदी जी जब किसी चीज का अलार्म बजाते हैं तो पब्लिक सतर्क हो जाती है, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आपने सुना कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम तो सोना खरीदेंगे, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो कह रहे हैं कि एक अलार्म की तरह है ये, क्योंकि जो वैश्विक परिस्थिति है उसको भांप कर ही पीएम ने ये अपील की। अब आपको ये भी बताती हूं कि सोना खरीद रहे हैं जो भारतीय घर, वो पहले से ही सोने के भंडार कैसे हैं। अब भारत में जो घर हैं, जो मंदिर हैं, वो दुनिया के टॉप 10 बैंक से ज्यादा सोना रखे हुए हैं। ये रिसर्च बताती है कि जो दुनिया के टॉप 10 बैंक्स हैं उनमें जितना सोना है उससे कहीं ज्यादा सोना भारत के घरों में और भारत के मंदिरों में है। भारतीय घरों और मंदिरों में 50,000 टन सोना रखा हुआ है, 50,000 टन। अब घरों और मंदिरों में रखे सोने की जो वैल्यू है, कीमत है, वो 830 लाख करोड़ है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भारत के घरों और मंदिरों में रखे सोने की कीमत यही है। अब अमेरिका और चीन, अगर मैं इन दो देशों को छोड़ दूं तो हर देश की जीडीपी से ज्यादा सोना है भारत के घरों और मंदिरों में। तो ये सोना बैंकिंग सिस्टम में आए तो इकोनॉमी बढ़ सकती है, लेकिन ये सोना अगर घरों में रखा हुआ है तो इसीलिए प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि सोने को खरीद कर ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने में रोल नहीं निभाएगा, तो कम से कम कुछ समय तक आप ये खरीदारी न करें। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि प्रधानमंत्री की जो ये सलाह है, इस पर विपक्ष किस तरह से हमलावर हो रहा है। विपक्ष को ये सलाह पसंद नहीं आ रही है। आपको बताती हूं कि क्या कह रहा है विपक्ष। मोदी जी ने जनता से त्याग करने के लिए कह दिया है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। ये उपदेश नहीं, सरकारी नाकामी का सबूत है। तो विपक्ष हमलावर है। पीएम हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देना चाहते हैं। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले पोस्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर और प्रधानमंत्री के लिए कहा कि ये नाकाम हो रहा है। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। देश के लिए संकट सिर्फ एक है और वो बीजेपी है। पाबंदियों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी? अगर इस तरह की पाबंदियां रही तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे? इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पीएम ने खाने पीने में कटौती को कहा है। क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? वो सवाल उठा रहे हैं। क्या ये आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? ये सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल ने। तो आपको सुनवा देती हूं कि विपक्ष के नेता किस तरह प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी मैं विशेष रूप से हर कदम पे सचेत कर रहा था कि मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर लेके पहुंच गई। कल स्वीकार कर लिया मोदी जी ने। सच्चाई तो वही है। आप बताएं मुझे
कि 40 साल की अगर सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 40 साल से आसपास सबसे बड़ी महंगाई है, तो उसका इराक, ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध से क्या मतलब? तो 40 साल की महंगाई और बेरोजगारी है। आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। न प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर गए, 5 चुनाव के बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से 5 इन 2.5 पौने 3 महीने में किसी ने कोई गंभीरता, बल्कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आपके लोग कहते थे, आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। कोविड वाली परिस्थिति, लोग आपको आगाह कर रहे थे, ये एक दिन में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। आपने देश को कहाँ खड़ा कर दिया लाकर? ये चिंतन मंथन तो आपको करना चाहिए। कारोबार नहीं लोगों के चल रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर बात नहीं होती, नफरत के ऊपर बात होती है, बस इसके अलावा बात ही नहीं होती। नफरत का एजेंडा चाहिए, वही चलना है देश में, उसके अलावा बात नहीं करते। किसान बर्बाद हो रहा है, किसान पे नहीं बात करेंगे। यह प्रधानमंत्री हैं, एक असहाय और लाचार प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हमारी समझ में तो आता नहीं, पर नेतृत्व तो देश मजबूत नेतृत्व चाहता है। विपक्ष जहां आक्रामक है, वहीं सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। वो समझा रहे हैं कि अपील क्यों समझना और सुनना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो सरकार का कर्तव्य है। ये कुछ उस प्रकार से है जैसे सुनामी या तूफान की संभावना के समय सरकार आपको सावधानी बरतने के लिए कहती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि सरकार कोई आपकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए कह रही है। ये उस समय हर व्यक्ति उस गांव, शहर, जिले और उस क्षेत्र की पूरी व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार लोगों से अपील कर दी है, सोना न खरीदने की अपील की है। वडोदरा में उन्होंने क्या कहा है, हालात सामान्य होने तक न खरीदे सोना। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, अभी सोना खरीदने की जरूरत नहीं है। विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश करें, विदेश से आयात होने वाले सामान की खपत कम करने की जरूरत है। वोकल फॉर लोकल को जन आंदोलन बनाना होगा, विदेशी सामान की जगह देसी सामान अपनाएं। पश्चिम एशिया में युद्ध इस दशक का एक बड़ा संकट है, तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें मिलकर इस संकट से निकलना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, जिसमें वो फिर से 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ये अपील कर रहे हैं कि हमें सोना नहीं खरीदना है। तो वो बड़ी अपील कर रहे हैं, हमें सोना नहीं खरीदना है। आप जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। कि हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस तरह की अपील कोई नई नहीं है। पहले के प्रधानमंत्री और नेता भी जरूरत पड़ने पर ऐसी अपील करते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 अनाज संकट में भी ये किया था। इससे पहले इंदिरा गांधी भी ये कर चुकी है। जरा एक एक करके आपको बताती हूँ कि क्या कहा था पहले के प्रधानमंत्रियों ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 अनाज संकट के दौरान कहा था कि हम सप्ताह में एक शाम के भोजन का त्याग करें। गेहूं और चावल की खपत घटाने की सलाह दी थी। शकरकंद, मूंगफली, साबूदाना खाने की सलाह दी थी। जवाहरलाल नेहरू 1962 भारत चीन युद्ध में नागरिकों से सोना और आभूषण दान करने की अपील भी कर चुके हैं।
आपकी तिजोरी का सोना देश की ढाल बन सकता है, ये कह चुके हैं। और ये भी कहा था कि वक्त की मांग कि माताएं जेवरों का त्याग करें। अब आपको बताती हूं लाल बहादुर शास्त्री ने क्या अपील की। 1965 युद्ध और अनाज संकट में उन्होंने कहा था कि देशवासी सप्ताह में एक शाम के भोजन का त्याग करें। बचा अनाज उनके काम आएगा जिनके पास कुछ खाने को नहीं है। अनाज बचाना, उत्पादन बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। इंदिरा गांधी ने भी ऐसी अपील की। 1971 बांग्लादेश शरणार्थी संकट के दौरान लोगों से कठोर अनुशासन और त्याग की अपील की। देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुशासन, छोटी बचत और अनुशासन सेना की बड़ी ताकत हो सकता है। और इसी के साथ सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा? 2012 डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, ये उनका बयान था। विकास, रोजगार चाहिए तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और उस समय कोई युद्ध भी नहीं था। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, संसाधन पैसा पैदा करने पड़ते हैं। संकट को रोकने के लिए कड़वी दवा पीनी होगी। तो कड़वी दवा पिलाने की बात उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे, तो ये बयान उनका आया था। अब विपक्ष जो कह रहा है कि जो भी पहले के प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश की आर्थिक तंगी और संकट या फिर युद्ध के समय बयान दिए, लेकिन आप यूपीए काल में तब के वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी सुनिए, जिन्होंने सीधे सीधे बयान दिया था और अपील की थी कि सोना न खरीदें। और उस समय कोई युद्ध नहीं था। सुनिए जरा। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. अब आपको मैं एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बता रही हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोना न खरीदने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय है जो अपने इस चुनावी वादे से ही सत्ता में आए कि वो आते ही सोना बांटेंगे। तो एक तरफ सोना न खरीदे की अपील है देश के प्रधानमंत्री की, उधर तमिलनाडु के सीएम सोना बांटने को तैयार है। तो ये भी एक तस्वीर आएगी। अब आपको ये भी बता देती हूं कि विजय को सोना क्यों बांटना है, क्योंकि विजय सत्ता में आए हैं। और विजय सत्ता में आए ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए और इन वादों के चलते अब उन्हें वो वादे पूरे करने होंगे। विजय ने जीतने पर सोना बांटने का वादा किया था। लड़कियों को शादी में 8 ग्राम सोना देने का वादा वो पहले ही कर चुके हैं। इसकी चर्चा हर घर में थी, सिर्फ दक्षिण में नहीं उत्तर में भी थी। हर नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी देने का भी वादा किया है विजय ने। अब सरकारी खजाने पर इसे लेकर 1 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा। 5 साल में साढ़े 4 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा सरकारी खजाने पर। डीएमके ने 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा है, ये हाल ही में विजय ने कहा। और जब वो ये कह रहे हैं तो उनके ऊपर अब वहां का विपक्ष अटैक कर रहा है। विजय वादा निभाएं और फंड का रोना न रोएं, ये डीएमके कह रहा है, क्योंकि डीएमके का कहना है कि सत्ता में आने के बाद वादा न पूरा करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अब एक तरफ सोना न खरीदने की अपील है तो दूसरी तरफ विजय सोना बांटने के लिए तैयार है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कैसे ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखा देती हूँ। शुभेंदु अधिकारी जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने अपनी सत्ता तो संभाल ली, लेकिन शुभेंदु अधिकारियों ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। आज कैबिनेट की बैठक के बाद बड़े फैसले लिए शुभेंदु अधिकारी ने। तो कैबिनेट की बैठक की तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ। अब सीएम दफ्तर में जोरदार स्वागत के बाद आज वो अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद ये तस्वीर में नजर आए और बड़े फैसलों को हरी झंडी शुभेंदु अधिकारी ने दे दी। यानी पश्चिम बंगाल के वो फैसले जो अभी तक अटके हुए थे वो फैसले अब पूरी तरह से ले लिए गए हैं। आपको बताती हूँ शुभेंदु अधिकारी ने आते ही कैसे उन फैसलों से हड़कंप मचा दिया जो ममता बनर्जी की सरकार में अटके हुए थे। ये कौन कौन से फैसले थे आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो फैसला उन्होंने लिया, आयुष्मान भारत स्कीम लागू होगी। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर राज्य में इसे लागू करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि अभी तक इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया था।
नियमों के मुताबिक आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आईपीएस और आईएएस अफसर सेंट्रल ट्रेनिंग में शामिल हो पाएंगे। अब इसी के साथ जो तीसरा बड़ा फैसला उन्होंने लिया, बंगाल में आज से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू ही नहीं किया था। इसके अलावा सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में यह किया कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर का काम शुरू कर दिया। 45 दिनों के अंदर राज्य सरकार अपनी जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर करेगी। और ये आरोप बार बार लगाते रहे शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी ममता बनर्जी पर कि ये जमीन बीएसएफ को दी नहीं जा रही है घुसपैठ बढ़ाने के चक्कर में। इसी के साथ जो बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी ने आते ही लिया, बीजेपी के मारे गए 321 वर्कर्स के परिवारों का जिम्मा लिया है। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो आपको जरा सुनवा देती हूं कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा पश्चिम बंगाल में अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़े फैसले के बारे में जानकारी देते हुए। पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। अब आपको ये बताती हूँ कि बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर की सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला लिया गया बीएसएफ को जमीन सौंपने का, ये ममता सरकार में बीजेपी आरोप लगाती रही कि ये हो नहीं पा रहा था। आपको बताती हूँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर 2216 किलोमीटर का है। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में ये बॉर्डर सटा हुआ है। इनमें उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग और कूच बिहार, इन सभी जिलों से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। अब आपको यह भी बताऊं कि बॉर्डर की सुरक्षा कैसे होती है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ यहां पर तैनात रहती है। बॉर्डर के कुछ इलाकों में फेंस लगा हुआ है, फेंसिंग लगी है, जबकि कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ है ही नहीं। अब इस बाढ़ को लगाने के लिए जमीन देनी थी और वो जमीन ममता सरकार ने दी नहीं। ममता सरकार पर बीएसएफ को जमीन न देने का आरोप। बीजेपी ने बीएसएफ को जमीन न देने के मुद्दे को चुनाव में बार बार उठाया और आरोप लगाया कि ममता सरकार ने घुसपैठियों की मदद के लिए ही ये जमीन नहीं दी है। कोलकाता हाईकोर्ट भी ये मामला पहुंच गया। राज्य सरकार को बॉर्डर की जमीन बीएसएफ को सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसीलिए आज आते ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मामला बिल्कुल क्लियर था, पहले ही जमीन को लेकर फैसला ले लिया गया था। इन हत्यारों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पिया हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ कि इस मामले में बंगाल एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें बिहार के बक्सर का विशाल श्रीवास्तव भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये सभी प्रोफेशनल शूटर्स हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज की गई, जिसमें आरोपियों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से नजर आई। हत्या के बाद आरोपियों ने गाड़ी बदलने की कोशिश की, लेकिन टोल प्लाजा से मिले सुराग ने पुलिस को अहम जानकारी दे दी। इसके बाद यूपी और बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया गया और तीनों को दबोचा गया। हालांकि हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता कौन है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। पुलिस पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। जल्द ही इस मामले में और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।
तो जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूं कि कैसे, ये देखिए आरोपी विकी मौर्य की तस्वीर देख रहे हैं और राज सिंह की तस्वीर देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के लिए पहुंचे थे और इसके बाद इनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें ले जाने की भी ये तस्वीर देखिए, ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इसके बाद ये जो आप आरोपियों की तस्वीरें देख रहे हैं, एक एक करके जिनके नाम आपके सामने आ रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके ले जाती हुई तस्वीरें और इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी अभी भी एक सरकार को घेरने के लिए फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकता की अपील कर दी है। वीडियो संदेश जारी किया है, कहा है कि राज्य और देश के सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा। उन्होंने कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक सबसे इकट्ठा होने की अपील की और कहा कि वो सब कुछ भूलकर सभी दलों से बात करने को तैयार है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सब लोग साथ आ जाएं, विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाए और मैं सबको साथ लेने के लिए तैयार हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है, मैं हर दल से बात करने को तैयार हूं। यह भी ममता बनर्जी कह रही हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी को जवाब क्या मिल रहा है, ममता को विपक्ष कैसे नकार रहा है। हार के बाद सभी दलों का ममता से किनारा है। ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकता की अपील की थी। ममता की अपील का कांग्रेस ने मजाक उड़ा दिया। राहुल गांधी को इंडिया का नेता माने पहले अधीर रंजन चौधरी कह रहे राहुल को नेता मानेंगी फिर एकता की बात करिए, सत्ता गई इसीलिए आप हमें बुला रही, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा। लेफ्ट के नेताओं ने भी ममता से दूरी बना ली है। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपराधी कहा, ममता ने लोकतंत्र को खतरे में डाला है। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी तो अपराधी है और ये लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं, इनसे कोई बात नहीं होगी, इनके साथ जाने पर हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, ममता तो बुला रही हैं लेकिन विपक्ष नकार रहा है। और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचे थे और गुजरात वो एक खास मौके के लिए पहुंचे। वो खास मौका था सोमनाथ के जीर्णोद्धार के 75 साल। और तस्वीरें जो सामने आई वो ये देखिए, 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया गया सोमनाथ जी पर। यह तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा नमस्ते रुद्राण्यवभूतो तैखवे अब एक और तस्वीर आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अक्सर पूजा करते हुए देखा है भगवान शिव के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पर। ये वो सोमनाथ में वैदिक विधान से पूजा कर रहे थे। सोमनाथ में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आज ज्योतिर्लिंग में पूजा की, मंत्रोच्चार किया, वो आपके सामने। शतमिन्नो शारदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर् पश्येम शबिर्जत्राः स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवागुंसस्तनु। अब आपको बताऊं कि आज सोमनाथ जी पर जो भव्य कार्यक्रम हुआ वो क्या था। तो सोमनाथ मंदिर के 75 साल, उसके जीर्णोद्धार के 75 साल आज पूरे हुए हैं। आपको बताऊं कि स्वाभिमान पर्व का आज के दिन आयोजन किया गया, जिसके लिए खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, लेकिन एक रोड शो करके लोगों के बीच पहुंचे और खुद मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजा संपन्न की।
11 पवित्र तीर्थों के जल से शिखर पर पहली बार कुंभाभिषेक किया गया। वायुसेना की जो सूर्य किरण टीम है उसने सोमनाथ मंदिर में एक एयर शो भी किया। आपको यह बताऊं कि 2001 में सोमनाथ मंदिर के 50 साल पूरे हुए थे। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज 75 साल पूरे हुए हैं तो मोदी प्रधानमंत्री हैं। 2001 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सोमनाथ आए और आज नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर सोमनाथ आए और जीर्णोद्धार के 75 साल पर यह पूजा अर्चना की है। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देती हूँ जिस एयर शो का मैंने जिक्र किया है। वो एयर शो आज देखिए सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने वहां पर किया और उसके जरिए देखिए त्रिशूल भी बना, तिरंगे के रंग भी छिड़के गए और ये सब कुछ आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सोमनाथ जी को समर्पित करते हुए। जय सोमनाथ, हर हर महादेव। जय सोमनाथ के नारे और चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज। गुजरात के सोमनाथ धाम में आज आस्था, इतिहास और आत्मगौरव का संगम नजर आया। सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ को भारत की अविनाशी चेतना बताया। सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। और आज की एक और बड़ी खबर जो आपको बताना चाह रही हूं जाते जाते, नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एमआईएम एक आतंकवादी संगठन है। ओसामा बिन लादेन और असदुद्दीन ओवैसी में रत्ती भर भी फर्क नहीं। राणे ने कहा कि जो काम ओसामा बिन लादेन अलकायदा के जरिए करता था, ठीक वही काम अब असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के जरिए कर रहे हैं। एमआईएम के घोषणा पत्र में सिर्फ एक ही एजेंडा है, जिहाद करना। और जिस तरह हमने पीएफआई पर बैन लगाया उसी तरह एमआईएम पर भी बैन लगा देना चाहिए। तो नीतीश राणे का यह बयान जिसने राजनीतिक सुर्खियां बटोरी, जरा सुनिए क्या कहा। एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही है ओवैसी अभी एम के माध्यम से कर रहे हैं। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे, बाकी क्या होता है उनको काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा, वैसे एआईएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। शर्म नहीं आती है? हाँ, एक 5 टर्म के सांसद जो संविधान की शपथ लेके सांसद बने हैं, ओवैसी साहब एमएलए रह चुके हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनके बारे में इतनी बकवासबाजी किया है। ये मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जगह जो है ना पागल खाने में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले। इस तरह के अल्फाज का कोई इस्तेमाल करता है? यही वो असद ओवैसी साहब है जिनको इनके अब्बा के अब्बाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कमेटी के दुनिया में भेजा, विश्व में, और वो गए विश्व के अंदर पाकिस्तान की पोल खोल के आए। और माइक ऑन है। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। मिलेंगे रात 8 बजे।